हम ऑलरेडी प्लेसमेंट्स लेकर आते हैं उन बच्चों के लिए जो सीए बन चुके हैं, पर जो नहीं बने उनका क्या? 4 लाख सीएस आज इंडिया में हैं, पर उन 4 लाख सीएस को चुनने के लिए 40 लाख बच्चे लगे। ब्रांच चेयरमैन और सिकासा चेयरमैन में क्या डिफरेंस है? शायद जयपुर का थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि चेहरे बहुत सारे हैं, पर जिसको लोग जानते हैं वो चेहरे बहुत कम है। सीएस के लिए फॉर्म भरना कौन सी नई चीज़ है? हम बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जल्दी आईसीआई का अपना प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर हम डायरेक्ट हमारी जॉब सर्च कर पाएंगे। हमने रखा कि हम शार्क टैंक जैसा स्टार्टअप्स के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। बहुत सारे उस पैसे को कैसे अरेंज कर रहे हैं, उस पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये बातें और भी पैसे कैमरे आ के कैसे रहा है सामने बतानी जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, तो तभी तो लोगों को पता चलेगा। आज की डेट के ऊपर तो देश के अंदर बहुत सारी जगह पे डबल इंजन की सरकारें हैं बिल्कुल, और बहुत प्रगति के साथ में काम कर रही है, बहुत विजन के साथ में काम पर वहीं कर पर रही एक है। इंजन कई जगह फेल भी हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। पहले तो आप मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए, जो भी अभी इनिशियल रहा। मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, उसमें आपकी शुरुआत में एक फ़ोटो पेन है मोदी जी के साथ। मोदी जी से सफ़र लेके एक सिकासा चेयरमैन बनने तक का सफ़र कैसा रहा, किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई, वो उसके बारे में बताइए। मोदी जी देश के सबसे पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर में से एक हैं और उन्होंने बहुत सारे नए काम भी किए। उनकी सोच बहुत अलग है इस राजनीति को देखते हुए, देश को देखते हुए, देश के विश्व में छवि, पूरे दुनिया में छवि कैसी हो इसको देखते हुए भी उनकी अलग सोच है। और वो हमेशा देश की प्रगति के ऊपर, उसकी आर्थिक प्रगति के ऊपर, उसको बढ़ाने के अंदर विश्वास रखते हैं। मैं जब सीए बना और सीए बनने के बाद में पूरी जर्नी के साथ में मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहा। मेरा खुद का एक एनजीओ भी है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों में काम करते रहते हैं। कोविड पीरियड के टाइम के ऊपर भी हमने डोर टू डोर, जब पूरा क्राउड इकट्ठा होना मतलब यानी कि उसके ऊपर बैन लग गया था, तो हमने डोर टू डोर ब्लड का कलेक्शन शुरू किया। हमने पूरी टीम ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लिया और हम डोर टू डोर कलेक्शन करने के ऊपर आए और हमने 1500 से ज़्यादा यूनिट इकट्ठी कर पाए ऐसे पूरे मुहिम के अंदर। और हमने काफ़ी लोगों की इससे हेल्प भी मिली। इससे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से जब आगे बढ़ते गए तो लोग प्रशंसा करने लगे। पर क्या आप उस वक्त तक बीजेपी के साथ इन्वॉल्व थे? मतलब आपका एक इन्वॉल्वमेंट सिकासा आईसीआई के साथ साथ बीजेपी के साथ भी दिखता है कि आप बीजेपी के भी कार्यकर्ता है और साथ में आईसीआई के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं बीजेपी की किसी पोजीशन पर नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के विचार से मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं उसको कई चीज़ों के अंदर सपोर्ट करता हूँ। और धीरे धीरे ऐसे ही आज देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो केवल बीजेपी नहीं, ऐसे सब लोग जो देश की प्रगति के विचार को सपोर्ट करते हैं, उन सबको वो आगे लेकर आने के अंदर हमेशा, अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीति के अंदर युवाओं की ज़रूरत है। तो ऐसा वो विचार रखते हैं और हमेशा युवाओं को बढ़ने के अंदर प्रेरित करते रहते हैं। तो मेरे को भी मौका मिला, मैं मिला उनसे, बातचीत हुई और कई चीज़ें उन्होंने भी हमारे को बताई, वो हम धीरे धीरे अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। तो ऐसी सब चीज़ों की जर्नी रही। वहाँ से सिकासा चेयरमैन, फिर सीए के अंदर थे। सीए के अंदर एक अपना राजनीतिक तरीका है यहाँ का सिस्टम चलाने के लिए, जो सिस्टम ऑपरेट होता है, तो उसमें एक इलेक्शन की एक प्रक्रिया है जिसके अंदर लोग इलेक्ट होकर आते हैं और इस पूरी बॉडी जो है वो ऑपरेट होती है। तो जब यहाँ पे सब चीज़ों से लोगों से मिलते रहते थे तो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने यूँ कहा कि भाई आपको भी करना चाहिए। तो हमने अपना एक विज़न सोचा कि लड़ना क्यों है इलेक्शन। सबसे पहला थॉट प्रोसेस यही आता है कि आपको चुनाव तो बोल दिया किसी ने लड़ने के लिए, लेकिन आप क्यों लड़ना चाहते हो इलेक्शन। तो हमने अपना थॉट प्रोसेस उसके ऊपर क्लियर किया कि क्यों लड़ना चाह रहे हैं, एक विज़न तैयार किया और उसके बाद में हम आए इसके अंदर और फिर आज आपके तो सामने। आपके थॉट प्रोसेस में और जो आपको ऐसा क्या लगता है कि आप क्या अलग करना चाह रहे हैं जो पहले वालों ने नहीं किया, या पहले वाले ऐसे क्या कर सकते थे जो वो नहीं कर पाए और आप वो करना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, जब भी कोई इलेक्ट होकर आता है उसका अपना एक विज़न होता है। अच्छा, इस सवाल को हम कैरी फॉरवर्ड करें उससे पहले मेरा बीच में एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि ब्रांच चेयरमैन और सिकासा चेयरमैन में क्या डिफरेंस है। ब्रांच चेयरमैन क्या ब्रांच को संभालता है, बच्चे भी उसके अंदर आते हैं, या फिर सिकासा के अंदर केवल बच्चे आते हैं, ब्रांच नहीं आती है? तो इसके ऊपर पहले एक बात क्लैरिफाई कीजिए। अपने आईसीआई में क्या है, मेंबर और स्टूडेंट, ये दो बहुत बड़े सेगमेंट। बिल्कुल, एक पर्सन इस पूरे सेगमेंट को संभाल नहीं सकता, अदरवाइज इसके साथ इनजस्टिस होगा। तो यहाँ पर एक कमेटी बनती है जिसका अपना एक चेयरमैन होता है, वो है सिकासा कमेटी। जितने भी स्टूडेंट ऑपरेशंस होते हैं, इनकी ट्रेनिंग हो गई, आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई भी मैटर्स इनके पास में आते हैं, या स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज लाइफ नहीं है, तो
बीओ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो है वो बहुत सारे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है जिससे बच्चा अपने स्किल डेवलप कर पाए। ये सब चीज़ें सिकासा के अंडर आती हैं। बिल्कुल। तो उसका अपना एक चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद में जैसे कमेटी के अंदर वो चेयरमैन बनता है, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे ऑपरेशंस वही चेयरमैन देखता है और मेंबर से रिलेटेड सारे ऑपरेशन मेन चेयरमैन देखता है। ओके। पर जयपुर के पास वहीं पर अपने पास यहाँ पे मेंबर्स स्टूडेंट कमेटी नहीं है एक पूरी फुल फ्लेजेड जिसमें स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता, जब मैं निकासा में जाता हूँ, जब मैं इकासा में मैंने बहुत सारी जगह देखा है, मैं सूरत एक बार कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे सब कुछ बच्चे संभाल रहे हैं और बहुत ग्रैंड लेवल पे संभाल रहे हैं ताकि चेयरमैन को आने की ज़रूरत, चेयरमैन को इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमारे जयपुर में वो नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, यहाँ जयपुर के अंदर भी कमेटी है, अपनी सिकासा कमेटी है। अच्छा। वो पूरा ऑपरेट करते हैं, लेकिन उन सबको पूरा एक डायरेक्शन देने के लिए, पूरे चीज़ों को जो एज पर काउंसिल गाइडलाइन वो लोग काम करें, इन सब चीज़ की डायरेक्शन देने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए चेयरमैन होता है। बिल्कुल। वो उसी के निर्देशन में वो सब लोग काम करते हैं। उसका भी अपना इलेक्शन का प्रोसेस है। बिल्कुल। वो स्टूडेंट में से इलेक्ट होकर आते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस सिस्टम से आते हैं और उसके बाद अपनी अपनी पोजीशंस पर इलेक्ट होते हैं। पर अभी तक मैंने जो मेजर एक्टिविटी देखी है बाकी जगह से, अगर मैं कंपेयर करूँ जयपुर को, मेजर एक्टिविटी जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, उनका नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको हर जगह ऑलमोस्ट सब जगह देखा है। और मेरे को, मैं एक जो एसेंस पकड़ पाता हूँ ये है कि चेयरमैन ही सारी चीज़ें कर रहा है। जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी के जो स्टूडेंट है वो कर ही नहीं पा रहे हैं, वो या तो वो आगे आ नहीं रहे हैं। क्या इशू क्या है जयपुर के बच्चों के साथ कि वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, जयपुर के अंदर आप ये मान सकते हो कि शायद जयपुर का थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर ये कमेटी बनी नहीं पाई। बिल्कुल। जो भी कुछ कारण रहे, वो कारण अपने हैं। पुराने लोग थे उस समय, हम नए आए हैं, उन्होंने अपने आप उस समय के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया होगा और जो भी चीज़ किया, ये कमेटी बनी नहीं। ये कमेटी बहुत लंबे समय बाद बनी है। तो अब आपको जल्दी इसके भी जो निकासा इकासा के तरह आपको इसके भी ऑपरेशंस दिखेंगे सामने। मैं चाहूँगा कि जयपुर में भी एक ऐसी कमेटी बने ताकि हम भी जब बाहर जाए या फिर बाहर के लोग जब जयपुर आए तो हम भी प्राउड से हमारे उन गेस्ट को इसी तरीके से वेलकम कर सकें जैसे वो लोग हमें करते हैं। हालांकि उससे भी ज़्यादा हम अच्छे अभी कर रहे हैं, पर और ग्रैंड तरीके से, क्योंकि नहीं, जल्दी आपको ये कमेटी मतलब बन चुकी है। इसको आपको पब्लिक भी ये कमेटी जल्दी दिखेगी। राजस्थान इज़ नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी और इससे ज़्यादा स्टूडेंट की मतलब इन्वॉल्वमेंट आपको प्रोग्राम्स में दिखेगा। जो अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हैं उनका आपको पर्टिकुलरली इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर दिखेगा। दैट विल बी ग्रेट टू सी। अगला सवाल मेरा है कि आप चेयरमैन बने, आपने हाईएस्ट वोटिंग काउंट लिया, हाईएस्ट वोटिंग पॉइंट्स आपने लिए, आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा, यंगेस्ट थे। वो शुरू कैसे हुआ? आप किसी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके इतने अच्छे तरीके से जमना, आप ही इसके थ्रू मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि चेहरे बहुत सारे हैं पर जिसको लोग जानते हैं वो चेहरे बहुत कम है, और वही उनमें से एक चेहरा जो सबसे विश्वसनीय चेहरा था वो आपका बना। ऐसा कैसे? जब इलेक्शन का टाइम आया तो लोगों ने जब हमारे को कहा कि मतलब हमारे साथ के दोस्तों ने जब कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, हमारे को भी कुछ करना चाहिए इस ICI में, तो हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग मुझे कह रहे हैं तो इसके ऊपर सोचते हैं। विचार किया। विचार करने पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर आदमी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है। किसी समय तो आदमी शुरुआत करता ही है राजनीति की, जब वो बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल टच में नहीं होता। मैं रीज़न बिंग की सोशल था, काफ़ी चीज़ों से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे जब मैंने इसके ऊपर विचार किया तो मुझे पता लगा कि राजनीति के अंदर जो है लोग आपको जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो कितना एक्सेप्ट करते हैं आपको उस विचार के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। जब इसके ऊपर सोचे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि आप यंग हो, कैसे करोगे चीज़ों को, इतने लोग जानते नहीं, उन तक कैसे पहुँचोगे। तो क्या है कि रीज़न कि हम CA फर्टिनिटी से आते हैं, तो एक छोटी सी एक मतलब स्टोरी चलती है कि जब भी कोई नया आदमी, मतलब मारवाड़ी में एक स्टोरी चलती है कि जब भी कोई नया आदमी बिज़नेस शुरू करता है तो वो पूरे बिज़नेस को देखने के बजाय अपने इर्द गिर्द जो शुरू करने वाले 5-7 लोगों को देखता है। बिल्कुल। वो किस लेवल के हैं, वो कितने मेहनती हैं, वो क्या विज़न रखते हैं। अगर वो बिल्कुल उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग विज़न रखते हैं तो वो उसके ऊपर पूरा पैसा खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो ऐसे ही मैंने अपने आसपास के जो लोग मेरे को कह रहे थे सबके ऊपर रिसर्च किया, सबसे बातचीत करी, कुछ सीनियर्स लोगों के पास गया जो पहले कभी इलेक्शन लड़े हैं या इलेक्शन के टच में रहे हैं, राजनीतिक रूप से मतलब इन्वॉल्व रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने उन सबसे बात करने के बाद में मुझे जब ये लगा कि हाँ, मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सारे के सारे और जो भी सीनियर्स हैं, तो वो सब लोग मेरे को लड़ाने के लिए भी तैयार हैं इलेक्शन यहाँ पर।
और वो सब इस प्रकार का एक थॉट प्रोसेस और विज़न भी रखते हैं जिसके दम के ऊपर हम यहाँ पर इलेक्शन फाइट भी कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया। जीतना और हारना ये तो चुनाव का परिणाम है। पर फिर भी आपका जो वोटिंग मार्जिन था और बाकी लोगों का वोटिंग मार्जिन में बहुत डिफरेंस था। आपने हाईएस्ट वोटिंग ली, एक रिमार्केबल चीज़ थी। उसके लिए आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, और वो ट्रस्ट आना, वो ट्रस्ट बिल्ड करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उस टाइम को आपने कैसे कट शॉर्ट किया? इसका क्या है, हमने कुछ चीज़ों की योजनाएं बनाई कि कैसे कर सकते हैं। तो हम सब लोग बैठे बातचीत करी कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। हम भी नए थे, हमारे को पता नहीं था। यहाँ तक कि हम तो नॉमिनेशन फॉर्म भरना भी जानते नहीं थे कि कैसे भरा जाता है, क्योंकि बिल्कुल नए आए थे। सीएस के लिए फॉर्म भरना कौन सी नई चीज़ है? हम हमारा डेली का काम है नए फॉर्म भरना। राजनीति जब आई थी तो कोई ना कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो, क्या प्रोसेस है, तो हर चीज़ नई है। तो जैसे ही शुरू करी तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने जब विचार किया तो सब लोग बैठे, और मतलब मेरे को तब देखकर ऐसा हुआ कि 100% हम जीतेंगे जब ये लगा कि हर एक जो टीम के लोग हैं वो अपनी अपनी लिस्ट लेकर, किसी की लिस्ट 20 की है, किसी की 50 की है, किसी की 100 की है, किसी की 200 की है, वो रेगुलरली मतलब उन लोगों को कॉल कर रहे हैं और मतलब मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर, उनसे बात कर रहे हैं, और इतना भी ध्यान रख रहे हैं कि अगर किसी ने किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम ले लिया तो हमने सिर्फ अपना विजन बताया, प्रेशर नहीं किया कि आपको हमें वोट देना है। मतलब नेगेटिव अप्रोच कहीं नहीं ली, पूरी पॉजिटिव अप्रोच के साथ गए। क्योंकि जब मैं सीनियर से मिलने गया, पुराने लोगों से मिलने गया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि इस इलेक्शन में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्शन में एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ती हैं, बिल्कुल, लेकिन ये इलेक्शन के डेट तक ही रहता है, उसके बाद सब एक है। तो इसका सबसे बड़ा, इसको सही करने का सबसे बड़ा तरीका है क्या आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस भी एक है? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस, मेरा ये कहने का मतलब है कि चुनाव तक हम एक दूसरे के सामने हैं, मतलब वोटर एक दूसरे के अगेंस्ट है। कोई बीजेपी को वोट दे रहा है वोटर्स के पर्सपेक्टिव, लेकिन जैसे ही आपका मतलब वोटिंग आपने करी उसके बाद तो सब हम एक है ना, फिर थोड़ा हम बीजेपी कांग्रेस पे लड़ेंगे। बिल्कुल, मतलब आप एक वोटर्स का पर्सपेक्टिव बताना चाह रहे हैं कि वोटर्स आपके लिए एक ही है, वोटर्स बटे हुए नहीं है। लीडर्स जो चुनकर गए हैं वो अपने विचार के ऊपर लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन नीचे जनता का काम नहीं है लड़ना। आपका विजन क्या था जिसको लेके आपने अपना बेस बनाया पूरा? मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विज़न रखा। मैंने रखा कि जो भी सीएज हैं, अभी हम Naukri.com पे ऊपर, अदर कोई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मतलब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम जॉब ढूंढते हैं, जो भी मतलब इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं। तो हमने सोचा कि इंस्टीट्यूट का अपना एक प्लेटफॉर्म आना चाहिए जिसके ऊपर काम चल रहा है। आते ही हमने ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया और उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी आईसीआई अपना प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर हम डायरेक्ट हमारी जॉब सर्च कर पाएंगे। अभी हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा कि 2047 तक हमारे को 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, और ये एआई भी हमारे जो प्रोफेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने बोला, उन्होंने भी एक विज़न लेकर ये सब चीज़ें बोली, और हमारा अपना Naukri.com जैसा मतलब अपना पोर्टल आ रहा है, तो लोगों को इससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। दूसरा हमारा एक विज़न था कि इंडस्ट्री के लोग बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ 2 सेगमेंट चलते हैं सीए के अंदर, एक मेंबर्स इन इंडस्ट्री एंड मेंबर्स इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वाले अपनी प्रैक्टिस करते हैं, खुद की फर्म खोलते हैं और अपना व्यापार आगे चलाते हैं। बिल्कुल। जो मेंबर्स इन सर्विस रहते हैं वो किसी ना किसी जगह जॉब करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब चलती है। तो ये दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं क्योंकि दोनों का अपना सेगमेंट है। तो हमने कहा हम कुछ ऐसे इवेंट्स करेंगे, कुछ ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स लेकर आएंगे जिसके ऊपर ये लोग आपस में मिले। दूसरा, मेंबर्स इन इंडस्ट्री जो रहता है वो ये सोचता है कि इंस्टीट्यूट से उसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से उसका रेगुलर काम नहीं चलता, मतलब इतना कोई रेगुलर आना जाना रहता नहीं है। तो हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिसमें पूरे साल भर में हम 2 बार एक दूसरे से बात करने के लिए मिलेंगे, कि जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो उनसे बात करें कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कोई जॉब करता है, हैरासमेंट की प्रॉब्लम हो गई, कोई जॉब का प्रेशर है, पर ये सारी चीजें चेयरमैन को देखनी चाहिए, जो ब्रांच चेयरमैन है या सिकासा चेयरमैन को? जो नहीं, ये मेरा इलेक्शन लड़ने का विजन था। अच्छा, कि ये क्या चीज़ों के ऊपर हम लेकर आएंगे। हमारे यहाँ क्या है, पोजीशन का टर्म 1 साल है और कमेटी का टर्म 4 साल है। तो जो कभी चेयरमैन सिकासा होता है, फिर चेयरमैन भी बनता है, कोई सेक्रेटरी रहता है, कोई ऐसे रहता है, तो सब अपना अपना विज़न रख कर चलते हैं। जब मौका मिलता है तब काम करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों के ऊपर हमने रखा कि हम शार्क टैंक जैसा स्टार्टअप्स के लिए प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। बहुत सारे सीए लोग हैं, बहुत सारे बच्चे उसके लिए एगरली वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नहीं जल्दी आएगा। और उसके लिए ऐसा भी रहता है कि बहुत सारे बच्चे अपना अपना मतलब एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके ऊपर मेहनत भी करते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता।
तो क्यों नहीं हम हमारे प्रोफेशन के लोगों को लिए ये काम करें और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें। आपने अभी जॉब की बात की, इसी जॉब के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। एक साथ के अंदर मतलब मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि एक और हमने ये सोचा कि बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो क्या होता है, शादी होने के बाद जॉब छोड़नी पड़ती है, किसी का फैमिली कंडीशन ऐसी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या जाना नहीं हो पाता है, मतलब कुछ भी चीज़ों के कारण से कुछ लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। लेकिन क्या है, वो पूरे दिन के लिए बिजी नहीं रहती, दिन में कुछ घंटों के लिए वो फ्री रहती है। तो हमने अपने विज़न के अंदर ये लिया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे जहाँ पर वो फ्रीलांसिंग टाइप के अंदर कुछ घंटे के लिए काम कर सकें जब भी वो फ्री रहते। इससे क्या है, वो रेगुलर अपडेट्स के साथ भी जुड़ी रहेंगी और काम भी कर पाएंगी। आपने अभी बताया सी एस के जो ऑलरेडी जॉब में है उनके बारे में, आप अभी सी ए स्टूडेंट के लिए काम ज़्यादा कर रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने 6 साल 7 साल 10 साल दिए पर वो सी ए क्लियर नहीं कर पाए। अब उनको जो जॉब करनी पड़ रही है वो एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह अकाउंटेंट की जॉब करनी पड़ रही है। वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुए क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी या फिर कुछ उनके साथ उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि सी ए में एक लक भी बहुत ज़्यादा काम करता है। किस्मत ने साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की पर वो क्लियर नहीं कर पाए। मान लीजिए फाइनल पे आके वो बच्चा अटक गया, उसने अपना फाउंडेशन किया, इंटर किया, 3 साल की आर्टिकलशिप, रिग्रेस आर्टिकलशिप जो होती है वो कर ली। उसके बाद में वो अगर उन्होंने एक ग्रुप पास किया, एक ग्रुप पास भी नहीं किया, उसके बाद में वो रह गए। उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? हम ऑलरेडी प्लेसमेंट्स लेकर आते हैं उन बच्चों के लिए जो सीए बन चुके हैं, पर जो नहीं बने उनका क्या? 4 लाख सीएस आज इंडिया में हैं, पर उन 4 लाख सीएस को चुनने के लिए 40 लाख बच्चे लगे। तो वो जो बाकी बच्चे 36 लाख, उनको हम किस तरीके से कैटर कर रहे हैं या उनको हम मार्केट में फ्रीली ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं? नहीं, क्या है, पहली बात तो आईसीआई का काम डिग्री देना है, बिल्कुल जॉब लगवाना नहीं है। मतलब मैं आपको ये छोटी सी चीज़ एक क्लियर करना चाहता हूँ। आईसीआई आपको तैयार करके भेजता है, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को तैयार करके भेजता है। अब मार्केट के अंदर अपने जो भी उसका गोल है उस तरफ बढ़ना उसका। पर पिता बच्चे को अधूरा छोड़ के कैसे नहीं, अधूरा छोड़ना नहीं ना, मतलब मैं दोनों ही चीज़ों पे आ रहा हूँ। मैं जस्ट आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आईसीआई का बेसिक जो काम है वो क्या है। हम डिग्री देने का काम करते हैं, उसके बाद में जॉब लगना या नहीं लगना ये बच्चे के स्किल्स के ऊपर, बच्चे की नॉलेज के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर मैटर करता है। लेकिन डिग्री उसको कई ज़्यादा हेल्प करती है इन सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज चार्टेड अकाउंटेंट्स की निकलती है पर्टिकुलर। बिल्कुल। अब आपकी जो बात थी हम उसके ऊपर आते हैं, मैं उसका भी मतलब आपको जवाब दे रहा हूँ। कुछ समय पहले जब ये विषय उठा कि जो भी मतलब इंटरमीडिएट क्लियर कर जाते हैं और मतलब फाइनल नहीं कर पाते हैं, तो बीच मझदार में जो रुके हुए बच्चे हैं वो पूरी मेहनत भी करते हैं और बहुत अच्छे एक्सपर्ट भी होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स के। इसके लिए एक एटीसी नाम से एक मतलब डिग्री आई, मतलब अकाउंटिंग टेक्नीशियन करके मतलब एक डिग्री आईसीआई देता है, जिसके बेसिस के ऊपर आप कहीं सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, हाँ, जिसके ऊपर आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। और अभी पिछले कुछ समय से बहुत सारी कंपनी सेमी क्वालिफाइड सीए की भी मतलब जॉब्स निकालने लग गई है। पर जिस तरीके से आईसीआई प्लेसमेंट्स करवाता है जो सीए बन चुके हैं उन बच्चों के लिए, जिस तरीके से प्लेसमेंट ड्राइव चलती है जो सीए बन गए उन बच्चों के लिए, क्या वैसा कुछ हो सकता है उन लोगों के लिए जो फेल हो चुके हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है? वो उन क्लासेस को, जो इतनी महंगी क्लासेस है, हमारे यहाँ पर सीए की क्लासेस भी बहुत कॉस्टली पड़ती है, उन क्लासेस को लेना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके कारण वो फेल हो गए। उनके लिए स्पेशली ऐसा कुछ करवाने की कोशिश है या आपके विजन में है फ्यूचर में? मैं वो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, हमारे विजन के अंदर है ये और आईसीआई इस पर काम कर रहा है। लेकिन जो कोई बात है, कोई भी अगर डिग्री करता है, सपोज कीजिए आप बीकॉम कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर डिग्री छोड़ देते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि भैया आपको कंप्लीट करें। लेकिन फिर भी हमारे लोगों के लिए आईसीआई ये लेकर आया कि एज ए सेमी क्वालिफाइड आप कहीं भी जाकर, आपके लिए वैकेंसी क्रिएट हुई कंपनीज़ के अंदर, बहुत सारी सीए फर्म्स के अंदर, बिग फोर्स में, अदर कंपनीज़ भी आज की डेट के ऊपर निकालने लग गई कि सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमारे को एक बार मतलब सेमी क्वालिफाइड बोलकर चलते हैं, सीए सीए में जो भी हैं वो, तो उनको आराम से जॉब मिल रही है, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इलेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्शन के साथ साथ एक और चीज़ लगती है, पैसा। आपके पास 3 ऑफिसेज है, आप एक एनजीओ चलाते हैं। मारवाड़ी हूँ, बनिया हूँ, पैसे के बारे में बिल्कुल बात करूंगा। उस पैसे को कैसे अरेंज कर रहे हैं, उस पैसे को मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये बातें और पैसे आ कैसे रहा है सामने बतानी जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, तो तभी तो लोगों को पता चलेगा। हाँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, जो क्लोजली कनेक्टेड है, उनको पता है कि मेरे दिमाग में पूरा टाइम बिजनेस चलता है। आपके पास वो पैसा आया कैसे? आपने 3 ऑफिसेज खोले, आप सीए बने, 3 ऑफिसेज भी खोल लिए आपने एनजीओ भी खोला, आप सिकासा चेयरमैन भी बन गए, आप बीजेपी के साथ साथ उनकी विचारधाराओं से जुड़े हुए। इतनी सारी चीज़ें एक आदमी कैसे कर रहा है? साथ में फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। देखो, जब आदमी पॉलिटिक्स के अंदर आता है
तो वो ये चीज़ के अंदर बहुत क्लियर होकर आता है कि ये फुल टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स के अंदर जब भी आप एंटर होते हो तो आपको पूरा समय आपको अपनी सोसाइटी जिसके ऊपर आप चुनाव लड़कर आए हो उसके लिए देना होता है। बिल्कुल। अगर आप नहीं देते हो तो ये शायद उसके लिए उसके साथ जस्टिस नहीं है, फिर आप बिना फालतू के अंदर आप लड़कर जीत कर आए हो तो ये सही नहीं कर रहे, मतलब उसके साथ आपका सही चीज़ें सही डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही है। इसके लिए व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन कर कर आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ के अंदर आप एंटर होते हो, आप तो मारवाड़ी बढ़िया, मतलब आपके चैनल का भी नाम है, और मारवाड़ी की तो एक बहुत खास बात है कि बहुत दूरदृष्टि के साथ मारवाड़ी किसी भी बिजनेस में एंटर मारता है। बिल्कुल। और ऐसा कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर मंदी का दौर चले तो उसमें अगर इंडिया बचता है तो वो मारवाड़ी की जो कमर कसी हुई है बचत के नाम पे, उसकी वजह से ही इंडिया बचता है। मतलब मंदी का दौर इतना पड़ता नहीं है इंडिया के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ता है तो वो ये पूरा तैयार करके चलता है कि अगले 10 साल 50 साल 20 साल जो भी उसका एक प्रोसेस है, मतलब जो भी उसका रूट है इस पॉलिटिक्स के अंदर, वो उसको ध्यान में रख के चलता है, उसके लिए प्रिपरेशन करके चलता है। मैं भी जब इस राजनीति में आया उससे पहले से मेरे ये ऑफिस थे, ये ऑफिस पहले मैंने बनाए, अपना एक बेस तैयार किया कि मैं किस तरीके से करूँगा। फिर अपने सब भाई लोग हैं, दोस्त वगैरह हैं, इन सब का बहुत सपोर्ट मिलता है। सब लोग आज समर्थ हैं चीज़ों को करने के अंदर, वो काफ़ी चीज़ों के अंदर मदद करते हैं और इसी सब चीज़ें चलती है। मेरे को कभी ऐसी आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी इस पूरे चुनाव के अंदर, चुनाव में जो भी खर्चा आया उसके ऊपर, किसी और चीज़ों के अंदर, और आज जब ICI में पूरा समय दे रहे हैं उसके बाद भी कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे किसी चीज़ की ऐसी रिक्वायर, जब भी ऐसा कोई सोचते हैं रिक्वायरमेंट आती तो अपने किसी दोस्त को कहा और व्यवस्थाएँ हो जाती। रेम्यूनरेशन मिलता है सिकासा चेयरमैन को? ICI के अंदर किसी प्रकार का कमेटी के अंदर कोई रेम्यूनरेशन नहीं है और कोई ब्रांच लेवल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिएम्बर्समेंट भी नहीं। पर आपको नहीं लगता कि नॉमिनल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? जो चेयरमैन अपना पूरा टाइम दे रहा है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, चाहे सिकासा चेयरमैन है, या फिर रेजिडेंट कमेटी के अंदर जो बच्चे काम भी कर रहे हैं उनको भी रेम्यूनरेशन, पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन जैसे लाइक आर्टिकलशिप में आपको मिलता है 2500-3000 रुपये? नहीं, ऐसा कह सकते हैं जैसे MP MLA को मिलता है, ऐसा कह सकते हैं, मिलना चाहिए, लेकिन आज की डेट पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये प्रावधान पारित करने के लिए क्या किस तरीके इसके पास काउंसिल के पास राइट है, सेंट्रल काउंसिल के पास में इसका राइट है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई विचार मंथन के अंदर नहीं है। एक AI का दौर चल रहा है, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली CA के अंदर भी। बहुत सारे CA के काम ऑटोमेट हो जाएंगे फ्यूचर में, कुछ चीज़ों पे हम भी काम कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को लेके आपके थॉट्स क्या है? क्या हमारा जो करिकुलम है इस अकॉर्डिंग डेवलप हो रहा है कि हम AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं हमारी पढ़ाई में या नहीं? क्योंकि हमारे जो कोर्स है बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, और वन ऑफ दी हाईएस्ट फ्रिक्वेंट चेंजेस के अंदर अगर कोई कोर्स आएगा इंडिया में, वो एक CA का कोर्स आता है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और CA इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत पूरी मेहनत के साथ के अंदर बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। AI कमेटी ICI ने बनाई, बहुत टाइम पहले बना दी थी, और उसके ऊपर रेगुलरली कोर्स भी ले रहे हैं और स्किल्ड कर रहे हैं लोगों को। उसके फेज़ हैं, वो फेज़ वाइज लोग अपग्रेड होते जाते हैं अपने नॉलेज, ताकि हम पीछे नहीं रहे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर। हम जो पढ़कर आए थे, क्योंकि ये सभी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है ये सिर्फ CA को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो इंजीनियर्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है तो किसी अदर फील्ड को भी कर रहा है। CAs नए इंजीनियर्स तो नहीं, जैसे इंजीनियर्स बहुत सारे निकल गए एक साथ मार्केट में। अब हम CA ये चाह रहे हैं कि 2047 तक हमारे पास 50 लाख CAs हो इंडिया में। क्या हमारा एक इंजीनियर्स जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा जैसे CA आज इंजीनियर्स का हाल है? उनको जॉब नहीं मिलती है, 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की वो जॉब सालाना कर रहे हैं, सालाना 3 लाख 2.5 लाख का पैकेज मिलता है। CA का पैकेजेस भी गिर रहे हैं, अभी रिसेंट प्लेसमेंट में भी यही हुआ। तो आपका इस पर थॉट? नहीं, अभी CA जो है, जो भी नया CA आ रहा है, वो अपनी एक एक्सपर्टाइज डेवलप कर रहा है और उसी के ऊपर काम कर रहा है। जो भी प्रैक्टिस के अंदर है वो अपनी एक एक्सपर्टाइज डेवलप कर जा रहा है। जो जॉब में जाना चाहता है वो अपने फील्ड की जॉब। और मार्केट में डिमांड अभी CA की वैल्यू इसलिए है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत नैरो है। हम उतने ही है जितनी ज़रूरत से ज़्यादा कम है हम लोग, इसलिए हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए इसलिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इस डिग्री की प्रेस्टीज और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर अगर हम और ज़्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए 50 लाख बन जाते हैं, अभी 4 लाख से 50 लाख का गैप बहुत ज़्यादा है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये चीज़ इफेक्ट करेगी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स है उनको भी और उनका रेवेन्यू। नहीं, आज की डेट के ऊपर तो देश के अंदर बहुत सारी जगह पे डबल इंजन की सरकारें हैं, बिल्कुल, और बहुत प्रगति के साथ में काम कर रही है, बहुत विजन के साथ में काम कर रही है। पर वहीं पर एक इंजन कई जगह फेल भी हुआ है। नहीं, बहुत कई जगह पर ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि वो बहुत ऐसे चल रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, तो जैसे जैसे बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, CA की रिक्वायरमेंटें और ही बढ़ने वाली है। जैसे जैसे CA मार्केट के अंदर आएंगे तो वही जो सप्लाई की आप बात कर रहे हो, जो डिमांड की बात कर रहे हो, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड भी ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है।
क्योंकि देश के अंदर ऐसा नहीं है कि हम उस डिमांड के ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ सप्लाई के ऊपर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, यहाँ पे अदर जो सेगमेंट है बिजनेस के जहाँ पे सीए की ज़रूरत थी वो भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई, मेरे हिसाब से भविष्य के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आएगी जो आपने इंजीनियर्स के लिए बोली है, तो वैसी प्रॉब्लम शायद सीए के अंदर नहीं आने वाली है। स्टार्टअप का दौर है, हम सभी स्टार्टअप के एक बिज़नेस के बूम में जी रहे हैं। स्टार्टअप इज़ बेसिकली, हम जो मारवाड़ी पहले बिज़नेस करते थे अब उसको नया टर्म दे दिया गया स्टार्टअप। मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेजेस में देखा कि इंक्यूबेटर होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। किसी भी आईसीआई ब्रांच के अंदर अभी तक इंक्यूबेशन सेंटर है ही नहीं। ऐसा कुछ डेवलप किया जा सकता है हमारे यहाँ पर, और अगर ऐसा कुछ डेवलप होता है तो हमारे बच्चों को बहुत हेल्प होगी यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी कमेटियाँ इसके ऊपर काम कर रही है। आप एक शायद इस पे इवेंट भी कर रहे हैं। हाँ, अभी शार्क टैंक मैंने बताया कि स्टार्टअप्स का शार्क टैंक जैसा हम इवेंट लेकर आ रहे हैं, और जैसे जैसे पता लगेगा कि हमारे को ऐसी ज़रूरत है, लोगों की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएंगी, लोग सामने आएंगे जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो 100% हम ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर एक बहुत अच्छे लेवल पे, जो मैं अभी जैसे इंजीनियर्स में डिमांड आई तो बहुत सारी कॉलेज ने उनको अवेलेबल कराया। और उन कॉलेजेस को जो अवेलेबल करवाया है वो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। हम भी गवर्नमेंट से सपोर्ट ले या आईसीआई अपने स्तर पे करवाए, लेकिन 100% आईसीआई अपने मेंबर के साथ हमेशा खड़ा है। आईसीआई मेंबर से कितना चार्ज करता है एनुअली मेंबरशिप के लिए? इसका तो अपना एक वो है, वेबसाइट के ऊपर सब चीज़ें अवेलेबल है। फिर भी एक रफ आइडिया आपको होगा कि कितना चार्ज होता है? ये कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए मैं एसीए हूँ, अभी रिसेंटली चार्टर अकाउंटेंट बना हूँ, तो मुझसे आईसीआई मेंबरशिप का क्या चार्ज करेगा? इसका मतलब मेंबर्स इन इंडस्ट्री, मेंबर्स इन बिजनेस का अलग एक वो सेगमेंट है जो वेबसाइट के ऊपर सारा मतलब ओपन है, ये पूरा का पूरा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ें छुपी हुई है, ओपन है, कोई भी जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकता है और उसके ऊपर आईसीआई को मेंबरशिप फीस पे करता है। उसके बदले आईसीआई उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। मेंबर्स इन बेनिफिट्स अपने एक वेबसाइट भी है जो जिसके ऊपर मतलब वो चेक, हाँ, मतलब चेक कर सकता है, वो बेनिफिट्स मिलते हैं। अदर कोर्सेज आईसीआई उनके लिए ऑर्गेनाइज करता है, इतना सब ऑपरेशन जो चलता है वो सब चीज़ें चलती हैं, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। हम कोई भी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका रफली हमें एक आप बता सकते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर बैठ जाता है? क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंसेस बहुत ग्रैंड लेवल पे होती है, जयपुर की स्पेशली, क्योंकि अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस जो 2023 में हुई थी जुलाई के अंदर, उसके अंदर करीब 2,500 बच्चों से 2,500 से 3,000 बच्चों के आसपास की वहाँ पर थी, जबकि सिटिंग कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी थी हमारे पास। उस ग्रैंड लेवल पे कॉन्फ्रेंस होना और उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसका बजट कितना होता होगा? वैसे तो ये सब चीज़ें पब्लिक की है नहीं, लेकिन हर इवेंट का अपना बजट होता है, और आईसीआई में एक सिस्टम है, किसी भी चीज़ के लिए हम बजट तैयार करते हैं, क्योंकि आईसीआई का इवेंट ना तो कभी प्रॉफिट में आता है ना कभी लॉस में आता है। ओके। हम बजट ही उस अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, क्योंकि हम तो लोगों के बजट बनाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के बजट बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के बजट बनाते हैं, तो हम उसी प्रकार का बजट तैयार करते हैं जितना बड़ा इवेंट है, और हर इवेंट का अपना खर्चा अलग होता है। और इसके लिए जो भी मतलब पूरे आईसीआई के अंदर फीस जो रिसिप्ट आती है उससे, या कोई भी आईसीआई की कमेटी की जो भी ग्रांट्स अवेलेबल रहती है, जो भी सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल काउंसिल तय करती है, उसके आधार पे ये इवेंट्स होते हैं। तो ये पूरा इवेंट जो फंड किया जाता है वो ब्रांच फंड करती है, या फिर इसमें सेंट्रल काउंसिल का भी कुछ? सेंट्रल काउंसिल का, इससे सेंट्रल कमेटियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सेंट्रल कमेटी के अंडर ही होती है। अभी जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंडर होगी। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का क्या काम है? बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के दो सेगमेंट है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एकेडमिक और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑपरेशन। एकेडमिक वो है जो हमारे कोर्सेज जितने भी आते हैं वो बनाता है, मतलब जो भी पढ़ाई का कंटेंट होता है वो सारा का सारा एकेडमिक्स बनाता है। ऑपरेशन का काम है जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह चलती हैं ब्रांचेस के अंदर स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हाफ डे सेमिनार, फुल डे सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सारे के सारे ऑपरेशंस करवाता है। आपने अभी दो चीज़ की बात की, पहली चीज़ कोर्स की, दूसरी चीज़ ट्रेनिंग की। मैं दोनों पे एक एक करके बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कोर्सेज़ की। आज सीए इंडस्ट्री बहुत बड़ी एक हब बन चुकी है। यहाँ पे कई टीचर्स ऐसे हैं जो साल का 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू हो चुका है। हम जानते हैं पढ़ाई के अंदर ऑलमोस्ट हमारे पास 80 to 90% ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। अच्छा है, वो कमा रहे हैं, पर इसमें मुझे एक चीज़ जो मुझे खटकती है वो ये खटकती है कि हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम हमारे पर्यावरण को बचा सके। वहीं पर वही टीचर्स अपनी एक्स्ट्रा बुक्स प्रिंट करके देते हैं, जबकि वो सारा मटेरियल आईसीआई से कॉपी होता है। फॉन्ट साइज़ छोटी हो जाती है, पिक्चर्स कम हो जाते हैं, जो नीचे के स्पेसेस होते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और एक बिल्कुल उसको बारीक बारीक करके सब कुछ लिख दिया जाता है। ऐसा कुछ कानून या ऐसा कुछ रूल आईसीआई बना सकता है जिससे ये जो एक्स्ट्रा प्रिंटिंग वगैरह हो रही है इन सब चीज़ों को रोका जा सके? नहीं, कोई भी जो बुक निकलती है आईसीआई की निकलती है, या किसी भी आपने एसोसिएशन की, या किसी भी उसकी निकलती है, डिपार्टमेंट की निकलती है, कहीं भी,
उसके ऊपर सब पे कॉपीराइट होता है, बिल्कुल। कोई भी ऐसा छाप नहीं सकता है उस किताब पर को, आईसीआई इन सब कॉपीराइट चीज़ों- क्लेम करता नहीं है कभी भी। नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें चेंज कर कर आती है मार्केट में, ऐसा नहीं है डायरेक्टली कोई भी print डायरेक्ट कर पूरा देता है। प्रिंट होता नहीं और है। किसी चीज़ का फोटोकॉपी करना केवल अगर मान लो लेकर आ जाए तो उसके ऊपर कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती। फोटोकॉपी नहीं होती। बुक्स मैं लेकर नहीं आया हूँ। आईसीआई की जो लाइन है, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को टीचर्स क्या करते हैं, नीचे की 2 लाइन 3 लाइन हटा देंगे, उसके ऊपर की 2 लाइन पकड़ेंगे, उसका फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, उसका स्पेस कम करेंगे, उसको अपने बुक में ऐसे कैसे पेस्ट कर देंगे। उन्हीं बुक्स को थोड़ा बहुत कलरिंग करके बच्चों को दे दी जाती है और वो क्लासेस बिकती है 7 से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की बच्चे क्लासेस खरीदते हैं। एक नॉर्मल इंसान, उसको ये लगता है कि नहीं ये टीचर मेरे लिए भगवान है। बच्चे अपने टीचर्स को भगवान मानते हैं और वही भगवान उनके साथ इस तरीके से करता है कि जो कंटेंट बुक में है उसी कंटेंट को वो उठा के वहाँ पर पेस्ट कर रहा है। आपको नहीं लगता टीचर्स के साथ एक पूरी सीए टीम को बैठ के कहना बात करनी चाहिए कि आप आपकी बुक्स की जगह आईसीआई की बुक्स में से प्रमोट कीजिए, जबकि एट द एंड वही ये बोल रहे हैं कि सीए की बुक्स में से सब कुछ आना है, देखो आईसीआई की क्या बुक में है से आना कि हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है और हर स्टूडेंट का अपना एक समझने का तरीका होता है। स्टूडेंट बिल्कुल फ्री है, आईसीआई अपना कोर्स देता है। और मैं आपको ये भी मतलब कैमरे के माध्यम से मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज आप बात ही कर रहे हैं इसके ऊपर, आईसीआई हर बच्चे को डिजिटल माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पढ़ने के लिए कंटेंट अवेलेबल कराता है। बिल्कुल। और बच्चा फ्रीली आराम से पढ़ सकता है। और ई लाइब्रेरी के अंदर ये बुक्स भी सारी अवेलेबल हैं। बच्चा चाहे आज की डेट के ऊपर सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन बच्चे का अपना तरीका है, वो चाहे से जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े या किसी भी ऑथर की या किसी भी टीचर की बुक्स लेकर पढ़े, ये अपना डिसीजन है। आईसीआई इसके ऊपर कभी भी चीज़ों को बैरिगेट नहीं लगा सकता कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। आईसीआई अपना देता है। एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम आते हैं, आईसीआई के कंटेंट्स भी उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जो सब चीज़ें आती हैं तो बच्चे को हेल्प होती है। बच्चे का डिसीजन है वो कहाँ पढ़ता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है। पर जो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आईसीआई का कंटेंट सफिशिएंट है, आप बच्चे को उसी के ऊपर जाना चाहिए। पर जो आईसीआई ने बहुत कम रेट में भी है, बिल्कुल मतलब मिनिमम। और ये सब जो कंटेंट अवेलेबल है ये तो फ्री है पूरा का पूरा। आईसीआई ने जो ऑनलाइन वीडियोस डाल रखे हैं उनमें से कुछ वीडियोस देखने की मैंने भी कोशिश की थी, फिर एट द एंड मुझे टीचर्स पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो कंटेंट बहुत ही मोनोटोनस है। वो कंटेंट पूरा इंग्लिश में है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो नॉर्थ की है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स को ज़्यादा प्रेफरेबल मानती है। और उसके बाद में जो आफ्टर स्टडी सपोर्ट चाहिए हमें, मतलब बिफोर एग्जाम के सपोर्ट चाहिए, वो आईसीआई की तरफ से उतना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को एट द एंड कोचिंग के पास शिफ्ट होना पड़ता है। तो वो एक मेरा सजेशन रहेगा आईसीआई में कि उस चीज़ को भी अपने इनकलकेट करे ताकि ये और अच्छे से बच्चों के अंदर ग्रो हो सके। नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ों को आईसीआई ने अपने अंडर ले लिया है और बहुत सारे ये जो आप कह रहे हैं मतलब प्रिपरेशन कराना, रिवीजन कराना, ये सब आईसीआई ने शुरू कर दिया है। आईसीआई की अपनी एक बुक भी निकलती है, मतलब मैगजीन जैसी निकलती है स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो उसके अंदर रिवीजन टाइप आपके छोटी चीज़ों के छोटे अंदर, नोट्स हाँ, निकलते आते हैं, भी हैं। वो बच्चे particular अगर one pager उसको पढ़ते हैं, notes एक्चुअल में क्या होता है, बच्चा आईसीआई का मटेरियल पढ़ता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कभी Failure जयपुर rate ब्रांच इसीलिए की ज़्यादा है। कभी जयपुर ब्रांच की वेबसाइट नहीं खोल कर देखेंगे, सीए इंस्टीट्यूट जो आईसीआई की हेड ऑफिस की वेबसाइट है वो भी कभी खोल कर नहीं देखेंगे। वो जब बच्चा देखेगा ही नहीं तो वो अपडेट कैसे रहेगा इन सब चीज़ों से। अच्छा, मैं आपके माध्यम से व्यूअर्स को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है केवल ब्रांचेस के अंदर केवल मेंबर्स ही आते हैं या स्टूडेंट्स केवल अपनी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ब्रांचेस के अंदर क्लासेस भी होती है, पर्टिकुलरली फाउंडेशन और इंटर की भी क्लासेस होती है। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप अपनी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसके अंदर जाके आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि कब से हमारे बैचेस लगने शुरू हो रहे हैं। और वो बैचेस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप मान लीजिए किसी कोचिंग के अंदर इंटर की शायद अभी मैंने फीस मालूम की थी 1-2 कोचिंग से जो जयपुर के अंदर है, बहुत ही आपने उनके नाम भी सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। उनकी फीस इंटर की ऑलमोस्ट 70 to 80,000 के आसपास पड़ती है। वहीं पे आईसीआई या आपको अंडर 30 to 40,000 करवा सकता है। इससे भी कम के अंदर आईसीआई इनको अवेलेबल कराता है। शायद जहाँ तक मैंने भी कोचिंग आईसीआई से ली थी, आईसीआई जयपुर ब्रांच में मैंने जाके पता किया था और वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी, तो मेरे को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा। जहाँ पर मेरे जो फेलो मेट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो दूसरी कोचिंग्स में जाके 60,000 अपनी फीस पे कर रहे थे, वहीं पे मैंने 30,000 में मेरी पूरी इंटर की क्लासेस कर ली थी। तो एक ये चीज़ है आईसीआई में जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। नहीं, बढ़िया है ना, आपके माध्यम से आज बच्चों को पता लग रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए बच्चों को।
हमारे पैसा भी बचता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, और अपनी प्रेमाइसिस में आकर आप पढ़ रहे हो तो एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत सारे नए बच्चे मिलते हैं, नेटवर्क बनता है, आपका एक पूरा नेटवर्क बनता है, जो ब्रांच के साथ कनेक्शन होता है, जो सीए के साथ कनेक्शन होता है ना। हम बोलते थे कि आईसीआई जो जयपुर ब्रांच है वो हमारा सेकंड होम है। हम क्योंकि ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटा वही रहते थे, फिर उसके बाद में मस्ती करना, हमारी कॉलेज लाइफ ही वहीं से शुरू हुई, हमने सारे कनेक्शंस वहीं से बनाए। तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी ब्रांच के पास जाके वहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि आपका बैच कब से शुरू हो सकता है वहाँ पर। एक चीज़ मैं ट्रेनिंग के ऊपर बात करना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले ट्रेनिंग को लेके निकासा के अंदर एसी को लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी कि एसी ही नहीं चल रहा है वहाँ पे। जीएमसीएस की ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों को एसी नहीं मिल रहा है, भरी गर्मी हो रही है, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे कुछ सीन जयपुर में भी हुए हैं कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कोई कंप्लेंट आती है तो चेयरमैन इंटरेक्ट करते रहते हैं बच्चों से। अगर कंप्लेंट आती है तो उसको कभी भी किसी भी संस्था में छोटी मोटी कंप्लेंट्स आना तो स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, बच्चे को कहीं ना कोई परेशानी होती है तो बच्चा हमें बताता है। हमने एक प्रोसेस तैयार कर रखा है कि आप सबसे पहले जब भी कभी आपको प्रॉब्लम हो, आज की डेट में मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, मोबाइल है, ईमेल आईडी है, किसी भी तरीके से या वो फिजिकली मिलकर अपनी बात हमारे को बता सकता है। और 2-3 दिन या जैसे भी मतलब किसी कंप्लेन का जितना प्रोसेस है उसको क्लियर करने का, अगर वो उतने पीरियड में नहीं कंप्लीट होती है तो फिर आप आगे जाकर उसको कंप्लेंट पोर्टल के ऊपर डाल सकते हो। और ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई बच्चे डायरेक्टली सीधे जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कभी आगे भी सीधा भी चले जाते हैं, हमारे को नहीं बताते, लेकिन जैसे ही पता लगता है तो हर ब्रांच कोशिश ये करती है कि तुरंत बच्चे को सुविधा पूरी की पूरी मिले। वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आपका क्या टेक है? अभी आईसीआई ने रिसेंटली वर्क लाइफ बैलेंस कमेटी बनाई है। आज एक इवेंट भी था, योगा का इवेंट, योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे। हम जब आज के दिन जब बात कर रहे हैं तो आज इस इवेंट के अंदर आईसीआई ने वर्क लाइफ बैलेंस कमेटी बनाई कि जितने भी लोग हैं, मतलब मेंबर्स हैं, जो कहीं जॉब करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर और सब चीज़ें, आज की डेट पे बहुत सारे लोगों का रूटीन ऊपर नीचे रहता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आईसीआई ने कमेटी बनाई है ताकि हम लोगों से बात कर पाएँ, सुझाव दे पाएँ, उनको मोटिवेट कर पाएँ और चीज़ें सही हो सकें। रिसेंटली अभी मुंबई में केपीएमजी या ईवाई की कंपनी में ही, बिग फोर्स में से किसी एक कंपनी से एक बच्ची ने सुसाइड नहीं था, उसका शायद हार्ट फेलियर हुआ या क्या रीज़न रहा, केरला की बच्ची थी और सीए थी, वो रिसेंटली सीए बनी थी, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था, उनकी जब माँ ने बताया कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर इतना था कि वो अपने आप को उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाई। इस चीज़ के ऊपर आईसीआई का स्टैंड लेना, आईसीआई ने कोई स्टैंड नहीं लिया आईसीआई की नहीं, तरफ? आईसीआई ने स्टैंड लिया ना। आईसीआई ने स्टैंड लेने के बाद ही ये कमेटी क्रिएट करी, और आज इस कमेटी का काम है कि सब जगह के ऊपर जहाँ भी ऐसे इश्यूज आते हैं उसके ऊपर ये काम करती है। हम छोटे छोटे सेमिनार्स करते हैं ताकि लोग ये इश्यूज होने से पहले ही हम अवेयर हो जाएं चीज़ों के लिए। पर बिग फोर का एक कल्चर बन चुका है कि आपको 12 से 15 घंटे काम करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसके ऊपर काम चल रहा है कि वो चीज़ें सही हो। काफ़ी जगह ये सही भी हुआ है और धीरे धीरे और भी जगह सही हो जाएगा, मतलब जहाँ पर नहीं। एक ये बोला जाता है बच्चों को सीए बनना है तो आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर आप मुझे बताइए। नहीं, आप कितना पढ़ते थे? आपने क्या 12 से 15 घंटे पढ़ा? मैं तो इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, लेकिन मतलब देखो, पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन क्या है, मैटर ये करता है जो मैंने बताया ना भाई, क्वालिटी कंटेंट आपका कितना मैटर कर रहा है, हम क्वालिटी वाइज कितना पढ़ रहे हैं। देखो, बच्चा 15 घंटे तक बुक लेकर बैठ रहा है, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं कि 15 घंटे हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ें, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें। देखो, ये पूरा कोर्स जो है वो लेंदी है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने वाला है। हम केवल ऐसा नहीं कि बुक लेकर बस चालू हो गए, ऐसा वाला नहीं। हमारे को स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है कि कौन सा चैप्टर है वो लेंदी है, कौन सा चैप्टर है वो कम उसका है, मार्क्स भी कई चीज़ों के डिवाइडेड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। लोग अपना ABC एनालिसिस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग टाइम आप अगर डिवोट करते हो तो आपका इजीली मतलब मैनेज हो जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि 15-15 घंटे आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एग्ज़ाम के नियर बाई मान सकते हैं 10-15 दिन जब रहते हैं तब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। खौफ बताया जाता है बच्चों में कि आपको 12 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा वरना आप सीए पास नहीं कर पाएंगे। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है। ये जब सीए का रिजल्ट एक मतलब कम जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो मार्केट में ऐसे रूमर्स आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा अगर तैयारी करता है, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ चलता है, तो इतना उसको फ़र्क पड़ता नहीं। रिसेंटली अभी आपने इन्फ्लुएंसर मीट की, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने मिलने की कोशिश की। सीए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सीए का इन्वॉल्वमेंट इस सब चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है। आप इस चीज़ को किस अकॉर्डिंग देखते हैं? मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जो नॉन सीए है, जिसको फाइनेंस का कुछ पता भी नहीं है, वो बंदा फाइनेंस बता रहा है लोगों को वर्सेस एक सीए बता रहा है फाइनेंस। पर जो नॉन सीए है वो उसके फॉलोअर्स, उसके व्यूज़, उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा है एक सीए के पर्सपेक्टिव से। इस चीज़ के अंदर कैसे डिफरेंस को हम कम किया जा सकता है?
नहीं, हमने ये इन्फ्लुएंसर मीट इसीलिए करी कि ताकि हम ये बता पाएँ क्या होता है सीए से जुड़ा हुआ जो भी पर्सन होता है उसके ऊपर मार्केट ज़्यादा रिलायबल रहता है, मतलब जो भी ऑडियंस है वो ज़्यादा रिलायबल रहती है, ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप कर पाती है मतलब उसके ऊपर, क्योंकि वो जो फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बताएगा वो रेगुलर पढ़ता है अपनी पूरी जर्नी के अंदर। तो इसीलिए हमने की कि आईसीआई की इवेंट्स भी, बहुत सारे बच्चे हैं जो आईसीआई से जुड़े हुए रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहते, वो भी इस पूरे, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन का पूरा दौर है, इसके अंदर बच्चा यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि हम रील्स वीडियोज़ इन सब चीज़ों के अंदर बच्चे पूरे दिन देखते रहते हैं, तो इसके माध्यम से आईसीआई की इवेंट्स भी पता लगे उसको, आईसीआई क्या क्या उसको अवेलेबल, जैसे आज ही अपनी चर्चा हुई और अपन ने बात करी कि भाई कोचिंग प्रोवाइड करता है आईसीआई अपने अंदर, तो ऐसी सब चीज़ें उसको पता भी लगे और वो वैसा इन्फ्लुएंसर बने जो आप कह रहे हो कि नॉन सीए वो कर रहा है। अगर सीए करेगा ये तो शायद ज़्यादा उसको रीच भी मिलेगी और लोग ज़्यादा ट्रस्ट भी करेंगे। अगला बड़ा इवेंट कुछ जो बच्चों के लिए आ रहा है, एक तो आपने स्टार्टअप के बारे में बताया, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, जब भी होगा मैं उस चीज़ को वो तो बातों में आ गया, बाकी तो सब चीज़ें धीरे धीरे सामने आती रहेंगी, क्योंकि क्या है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च चल रहा है, हम भी बहुत सारी नई चीज़ लाना चाह रहे हैं और ये सब चीज़ें आएंगी। मतलब एक चीज़ जो मैं समय के साथ सब पता लग चीज़ जो मैं पूरे मार्केट में, जब हम अलग अलग जगह जाते हैं, अब ब्रांचेस वगैरह में जाते हैं, मैंने बहुत सारी जगह ट्रैवल किया है, सीए ने मेरे को ब्रांच नहीं ट्रैवल करवाया, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मेरे को एक चीज़ जो चीज़ सुनने को मिलती है वो ये चीज़ सुनने को मिलती है कि जयपुर जो है वो पॉलिटिक्स का गढ़ है, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की जाती है, इंटरनल पॉलिटिक्स जयपुर में सबसे ज़्यादा है। उस चीज़ का इफेक्ट बच्चों पे आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बच्चों से बिल्कुल दूर है। देखो, जो भी यहाँ ब्रांच के अंदर चुनाव लड़कर आता है, राजनीति होना एक अलग बात है, लेकिन पर वो एक्सट्रीम लेवल पे इतनी है कि हमें बाहर भी वो चीज़ पता चलती है कि ये तो सब बातें हैं। देखो, ये राजनीतिक परिवेश है, यहाँ पे सत्ता की, यो कहते हैं ना कि सत्ता के गलियारों के अंदर ये बातें सुख बुगाड़ तो चलती रहती है। बिल्कुल, तो ये तो सब चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर ऐसा होता तो जयपुर CIRC की लार्जेस्ट ब्रांच है, सबसे बड़ी ब्रांच है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर वो क्यों होते, अगर इतनी सब चीज़ होती, बच्चों का टेक केयर नहीं किया जाता, मेंबर्स का टेक केयर नहीं किया जाता, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों पहुंच पाती? CIRC एक स्टूडेंट कमेटी है, पर इसका जो वोटिंग है वो चेयरमैन मेंबर्स करते हैं। आपको नहीं लगता है इसका वोटिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? नहीं, स्टूडेंट्स का है ना, CIRC की जो स्टूडेंट कमेटी है उसके अंदर तो स्टूडेंट इलेक्ट, पर चेयरमैन भी तो स्टूडेंट को बनाना चाहिए ना। जो स्टूडेंट चेयरमैन नहीं, मैंने बताया ना कि चीज़ों को टेक केयर करने के लिए और एज पर काउंसिल गाइडलाइन चलने के लिए चेयरमैन जो होता है वो सीए होता है, और जो नीचे की सारी पोजीशंस होती हैं वो स्टूडेंट्स के पास होती है। अच्छा, एक रील कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम हमारे मिनिस्टर्स को देखते हैं, हम हमारे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सेंटर में बीजेपी है और आप बीजेपी की विचारधाराओं को सपोर्ट करते हो, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? रेलवे मिनिस्टर अपनी कहीं पर भी जा रहे हैं तो पहले उनके कैमराज पहुँचते हैं, फिर उनके बाद में वो पहुँच रहे हैं। रेलवे के इतने एक्सीडेंट्स हुए, कोई सा बड़ा, अगर मोदी जी भी पहले बाद में पहुँचते हैं, पहले उनका कैमरामैन पहुँचता है, ऐसा इस चीज़ को क्यों? नहीं, ये कोई गलत नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ये बताइए कि भाई आज मोदी जी एक एक मिनट क्या कर पा रहे हैं, बिल्कुल, ये हमारे को कैसे पता लग रहा है? कैमरास के थ्रू पता क्या आज से पहले कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, कितने लोगों को पता है कि वो आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं, जो मिनिस्टर है वो क्या करने वाला है? अगर कोई केस हुआ, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी चीज़ें हुई, ठीक है, अभी तो बहुत कम है ऐसी सब चीज़ें, लेकिन अगर ऐसी सब चीज़ें हुई हैं तो उसके ऊपर क्या एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, क्या चीज़, ये सब सोशल मीडिया और ये जो कैमरा है, इन सब चीज़ों के कारण तो अपने को पता लग रहा है। पहलगाम अटैक का जो हमने वापस जवाब दिया, आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग आपको लगता है वो सही था, केवल उतना ही कर जाना? ये सरकार के निर्णय है, सरकार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ों की डिस्कशन करती है, क्या चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेती है, ये उनके निर्णय, ये हमारा विषय नहीं है। आप अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं इन सब चीज़ों? नहीं, मैं रिजर्व नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विषय ही नहीं है। अगर मेरा विषय होता तो 100% मैं, पर फिर भी एक आम इंसान का पर्सपेक्टिव, जैसे अगर रेलवे का कोई एक्सीडेंट हुआ, इसके ऊपर मैं बोलकर भी क्या करूँगा? ये तो रेलवे मिनिस्टर का काम है कि उसके ऊपर क्या करना है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत हुई है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए प्रति अपनी संवेदनाएं रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर किसी चीज़ की, भाई बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग उधर से जर्नी करने वाले हैं, उनका कोई बिजनेस होगा, कुछ चीज़ें होंगी, वो भी इफेक्ट, कुछ परिवार इफेक्ट होते हैं, जिनके लोग मतलब चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसके ऊपर अपन बोलकर क्या करेंगे? हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन डिसीजन जो लेना है वो अल्टीमेटली तो मिनिस्ट्री को, सरकार को, उसी को लेना है। क्या ICI में घपले होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ICI के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई घपले नहीं, आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने भी नहीं आया। ICI के पेपर भी लीक नहीं होते हैं? ICI के पेपर भी लीक नहीं। ऐसा क्या रोबोट सिस्टम हमने बना रखा है कि ये बहुत पहले से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ICI का, और ICI मतलब इस मामलों के अंदर बहुत वो है। एक बार एक पेपर ऐसा मेरे ध्यान में आता है, मतलब मैं भी उसके ऊपर श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि एक पेपर को
आईसीआई ने खुद ने डिक्लेयर किया आउट है, वो वैसे मार्केट में नहीं आया था, वो एक्चुअल में जो हमारे सिस्टम के अंदर जहाँ पर पेपर हमारा रखा रहता है वहाँ पर ओपन हो गया था गलती से। क्या होता है, पेपर के ऊपर सब्जेक्ट का नेम नहीं आता, कोड होता है, तो गलती से दूसरा कोड हल्का सा ओपन होते ही आईसीआई ने उसको पूरा आउट करा दिया। तो इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। एग्जामिनेशन कमेटी बिल्कुल सेपरेट है, उसके ऊपर काउंसिल की भी रूलिंग नहीं चलती है, मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है ताकि बच्चे के साथ जस्टिस हो, कोई किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हो। जैसे आज मार्केट के अंदर बहुत सारी सरकारी एग्ज़ाम या इन सब चीज़ों के पुराने जो पेपर लीक के प्रकरण चल रहे हैं, ये सब चीज़ें, ऐसा आईसीआई की कभी एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला। आईसीआई में रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये आईसीआई का अपना डिसीजन है और मतलब ये तो सन 47 से जब से हमारा सी इंस्टीट्यूट बना है। देखो वैसे रिजर्वेशन के ऊपर मेरा एक मानना भी है, मैं ऐसा नहीं है किसी चीज़ के खिलाफ हूँ, जो जिस समय जिसने डिसीजन लिया होगा वो उस समय की सिचुएशन देख कर लिया होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। मैं जिस बच्चे के पास इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, शायद उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि देखो माइंड सबके एक है। जनरल कास्ट में भी कम माइंड का, अगर हम माइंड की बात ही करें कि नहीं किसी के पास सब तरह के लोग रहते हैं, और मैं कह रहा हूँ किसी के पास भी कम माइंड नहीं है। हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा के साथ अगर मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर आईएएस बने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब अर्बन से ही निकल कर बने हैं कि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी थी। लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के, गाँव के छोटी छोटी ढानियों से, कस्बों से निकल कर आईएएस बने हैं। राजनीति के अंदर बहुत शीर्ष पदों पर पहुँचे हैं। ऐसा यहाँ बहुत बड़ा कल्चर भी, किसान नेता, ये सब चीज़ें। तो आज सब लोग वो पहुँचे हैं तो वो भी तो किसी माध्यम से पहुँचे ना। उनके पास क्या सोर्सेस थे, क्या रिसोर्सेज जैसे रहे होंगे, सब ने मेहनत करी। हर इंसान को अपने आप को कम नहीं समझते हुए मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपकी इस विचारधारा से मैं भी सहमत हूँ कि हमें रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर देना चाहिए, पर उसी का जब मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव, जब आईसीआई के हमारे ब्रांचेस के नेम्स वगैरह में देखता हूँ तो मुझे जनरली अपर कास्ट वाले बच्चे दिखते हैं, लोअर कास्ट वाले या फिर दूसरी कैटेगरी वाले बच्चे कम दिखते हैं। ऐसा क्यों? अब ये तो कोर्स है, देखो जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करना है। इसमें तो कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं साहब ये कास्ट वाले ज़्यादा करो या कम हो रही है आपकी तरफ, ऐसा कुछ नहीं। और ये कभी आईसीआई ने इसका रिकॉर्ड भी नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं कि इस कास्ट के लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, इस कास्ट के लोग कम है। ये कास्टिज्म का कभी कोई चर्चा नहीं है आईसीआई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिजर्वेशन नहीं है, बच्चे इसीलिए नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी ना तो कभी बात आई है सामने, और ना कभी आईसीआई के अंदर, मतलब मैं खुद कमेटी के अंदर हूँ, कभी ऐसी कोई बात होती है। ऐसा कोई कभी किसी तरीके की ऐसी इसके ऊपर कोई टॉक नहीं हुई है। रिजर्वेशन के ऊपर कभी बात नहीं हुई है? ना रिजर्वेशन के ऊपर हुई, ना कास्टिज्म के ऊपर हुई, ऐसी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। पर बीजेपी कास्टिज्म के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स खेलती है। बीजेपी कास्टिज्म के ऊपर ना, ये पुराना एक सिस्टम है, जब से लोगों को एक रिजर्वेशन मिला हुआ है, लोगों का प्रेशर आता है, चीज़ें हैं, अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं, और राजनीति में बहुत सारे समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो उन सब चीज़ों की राजनीतिक पार्टियां अपना डिसीजन लेती हैं, चुनाव उनको लड़ना है, वो चुनाव लड़ती हैं, उसके ऊपर विचार रखती हैं। मोदी जी के बाद में अगला हमें प्रधानमंत्री किसको देख सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा लगता हो कोई ऐसा फेवरेट नेता? अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये तो जनता जनार्दन जिसको चुनकर ऊपर लेकर आएगी वो प्रधानमंत्री बने। पर आप उनके साथ, मैं बहुत सारी 2014 से पहले कितने लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखते थे, ऐसा किसी को नहीं पता। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप अलग अलग आपने विजिट्स करवाई, आप चेयरमैन बने भी नहीं थे शायद उससे पहले। एक आपने बहुत ही अच्छी जो विजिट, जो मेरे को आपकी वन ऑफ द बेस्ट विजिट लगी, वो लगी थी पार्लियामेंट विजिट, जहाँ पे आप वुमेंस को लेकर गए थे, और वो शायद वुमेंस डे पर ही था। नहीं, वुमेन्स को नहीं, मतलब वुमेन्स भी थे, वुमेन्स को मैं विधानसभा विजिट, वुमेन्स को विधानसभा लेकर गए थे। वो किस अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइज किया, और विधानसभा के अंदर पूरा जाके उनका देखना, चीज़ों को समझना, प्रक्रिया को समझना, वो किस अकॉर्डिंग अपनी उस जगह तक पहुंच बनाना कैसे पॉसिबल हो? ऐसा मतलब जब हम देखते हैं कि भाई हम इतने इश्यूज़ पे चर्चा करते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं आपस में, तो मेरा ऐसा मन था कि हमारे को वो जगह भी देखनी चाहिए जहाँ पर इन सब इश्यूज़ के बारे में एक्चुअल चर्चा होती है। मतलब जो हम जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो वहाँ पर उसके ऊपर डिबेट करते हैं आपस में, उसका एक रिजल्ट निकालते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर उसके हिसाब से मतलब चीज़ें चलती हैं, उसी हिसाब से रूल्स बनते हैं, सब चीज़ें हैं, सारे जो भी बजट है सब चीज़ें निकलती हैं। और हम सीए हैं तो हम तो बजट से इतने ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि भाई आर्थिक समीकरण सारे हम चीज़ों को देखते हैं, और बजट जहाँ पर मतलब पास होता है उसके ऊपर चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, तो ऐसी सब चीज़ें सबको देखनी चाहिए। मेरा ऐसा मन था, पर्सनली मेरा मन था, तो मैंने ये सब विजिट ऑर्गेनाइज़ करी, मैंने बात करी जाके। और आज की डेट पर ऐसा नहीं है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मतलब जो भी सरकार के अंदर चुने हुए लोग हैं, वो सब सपोर्टिव है।
अगर आप अपनी चीज़ों को जाकर बताते हो तो वो इस सब चीज़ों के ऊपर आपको परमिशन देते हैं और आप इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाते हो। और बच्चे मेंबर्स मतलब जब भी जाकर देखते हैं तो उनको एक अलग अनुभव होता है। जैसा मैंने जब ये विजिट के बाद में लोगों से डिस्कशन किया तो फीडबैक में ऐसा आया कि वास्तव में एक मतलब ऐसा कहते हैं ना कि वंस इन लाइफ टाइम, ऐसा मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब अचानक से हमारे को कुछ नई चीज़ पार्लियामेंट में इन जनरल आम आदमी को जाने को कहाँ मिलता है, वही चीज़ है। और जाने को ही नहीं, यहाँ के बच्चे गए भी, कुछ मेंबर्स भी गए और उन बच्चों में से भी अब तो कुछ लोग मेंबर बन गए हैं। वो गए भी, वहाँ उन्होंने लंच भी किया, बैठे भी, डिस्कशन भी किए आपस के अंदर, कुछ लोगों से मिले भी, इंटरेक्शन भी किए। और ये सब कर कर बच्चे पूरी अपनी जर्नी के साथ आए। मतलब बच्चे जो मिनिस्टर्स की बात आपस में हुई भी हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, वो बच्चों ने डायरेक्ट मिनिस्टर से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपने हमारे ऑलमोस्ट सारे जवाब का आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी पहली पॉडकास्ट में हमारे को चुना और आपने भी मतलब पूरा कुरेद करा सब चीज़ों के ऊपर। बड़े भैया जैसे है तो मेरे को बिल्कुल आपको बुलाना ही था। चलिए, मैं चाहूँगा कि बच्चे जो अभी नॉन सीए है उनके लिए काफ़ी कुछ मैं देखता हूँ कि उन लोगों का स्ट्रगल, जो सीए बन गए हैं उनका स्ट्रगल खत्म हो जाता है, उनका जॉब का स्ट्रगल शुरू हो जाता है। पर जो नॉन सीए है उनका स्ट्रगल दोनों तरफ चलता है। वो एक तरफ जॉब के लिए पिस रहे हैं, दूसरी तरफ वो पिस रहे हैं अपने सीए की डिग्री के लिए। मैं उनके लिए चाहूँगा कि उनके लिए आप ज़रूर कुछ करें। नहीं, 100% हम पूरे तरीके से कर रहे हैं। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से सबको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जिसको भी किसी को हमारी ज़रूरत हो इस प्रोफेशन से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ों से रिलेटेड, वो आप तक अगर भी बात पहुंचाता है तो आप हमारे को बताइए, हम उसके ऊपर 100% काम करेंगे। आपके माध्यम से भी हमारे पास बात पहुंचा सकता है और 100% उसके ऊपर जो भी बेस्ट हो सकता है हम उसके ऊपर पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शिव भैया के सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स दिख जाएंगे, साथ में हमारे भी सोशल मीडिया के हैंडल्स दिख जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए। चैनल नया है, सब्सक्राइब करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सीए बन गए हैं, बन चुके हैं या फिर सीए करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।